जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट का जो सी टेट का 2011 का प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था जून में हुआ था, 26 जून 2011 को। तो इसका हम पूरा एनालिसिस देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो भाग 1 में रहता है, यानी पार्ट फर्स्ट में रहता है। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो पूरे 30 क्वेश्चन हम देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है और उसका जो क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनते हैं। ठीक, तो आज से स्टार्ट हुआ है 2011 का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद ऐसे करके अभी तक जितने भी 2020 2021, हाँ 2021 तक या 22 23, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए थे तो हम सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, होता क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा जूम इन करने से आपको क्लियर यहाँ पे नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है। पूछा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में कह रहा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अच्छा, बी में देखिए, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ठीक, तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या इसका आंसर, बताइएगा, है ना, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जो शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देते हैं, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं और कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। तो अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने के लिए ठीक किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ये ठीक नहीं लगता तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि शिक्षक से बात करें। अभिभावक को चाहिए कि वो शिक्षक से बात करें, ठीक है, और उन पर विश्वास दिखाएं, उन पर विश्वास करें। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए में क्या कह रहा है कि प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो अच्छा, ये नहीं होगा। ठीक है,
ना ही सी होगा ना डी होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है यहाँ पे। 3 कह रहा है यहाँ पे कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो आगे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक होगा, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था होगा। तो ये जेन पियाजे की अवस्थाएं हैं। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्था कितने वर्ष तक चलती है? इस अवस्था में इसका जो वर्ष है 7 से 11 वर्ष तक चलता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक चलता है। ठीक, 7 से 11 वर्ष तक चलता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे कह रहा है यहाँ पे मन का चित्रण संबंधित है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2011 के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा और काउंट करिएगा कि अगर उस टाइम आप बैठे होते एग्ज़ाम में तो आप सीडीपी में कितने मार्क्स कर पाते। ठीक है, तो ऐसा करके एनालिसिस करिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं मन का चित्रण संबंधित है। मानचित्रण, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता का पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा। तो देखिए, ये जो मन का मानचित्रण का अर्थ होता है, ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक है, अर्थात इसका किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा मन में बना लेना। ठीक, तो यही तो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। तो आ जाओ आगे। कह रहा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, और कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका आंसर लगा लो क्वेश्चन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी। और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है यहाँ पे कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, और फिर कह रहा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ठीक, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो होता है तो प्रत्येक विद्यार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से है। ठीक है, शिक्षार्थियों में यहाँ पे इसी प्रकार से शिक्षार्थियों में जो है वो सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट, आ जाओ आगे। फिर कह रहा है यहाँ पे पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तार्किक चिंतन पूछ रहा है यहाँ पे। तो औपचारिक में
12 जो कि 12 वर्ष एवं उसके ऊपर आता है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 0 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर बताइएगा। तो ये जो तार्किक जो होता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो तार्किक चिंतन आरंभ होता है तो वो हो जाएगा 12 वर्ष से आगे के लिए होता है। ठीक, यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का ये जो है अंतिम अवस्था है। ठीक, या जो है 11 वर्ष के बाद होता है। राइट, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ आगे। ठीक, तो आ जाओ आगे, फिर इसका आंसर लगा लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। कह रहा है यहाँ पे सीखना समृद्ध हो सकता है यदि यदि यहाँ पे क्या कह रहा है? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। शिक्षक में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे यही होगा कि जैसे सीखना जो है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ठीक, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। ठीक, क्योंकि शिक्षार्थी जो है वो वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएगा तो समझाएगा तो शिक्षार्थी समझने में सरलता शिक्षार्थियों को जो है वो समझने में सरलता होगी, तो आसानी से समझ सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है? ठीक है, नहीं मानी जाती है, मार्क कीजिएगा इसको ताकि आपका आंसर करने में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है और जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा यहाँ पे? जो कि नहीं पूछा है, तो यहाँ पे तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये तो सही है भाई, सही है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल। तो क्या होगा यहाँ पे? जो शैक्षिक संस्थान जो है एक ही मात्र संस्थान है, ठीक, जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता जो है नहीं माननी चाहिए। ठीक, यही तो होगा, एक ही मात्र संस्थान है, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चा तो हर जगह से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट में सीख के आता है, घर परिवार से सीख के आता है ना, आस पड़ोस से सीख के आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। विद्यार्थी के कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर बताइएगा जो है 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित बच्चा है, विद्यार्थी है, ठीक, उसके साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके बल्कि सामान्य रूप से व्यवहार करें। ठीक है, उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीढ़ी सामग्री के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक। उसके साथ ही एक समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, ना कि अलग अलग, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर तो स्पष्ट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है यहाँ पे कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ठीक, नहीं है। पूछ रहा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सान्निध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ठीक। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, जो कि ये यही होगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ठीक है। यह एक शारीरिक आवश्यकता है, अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पे, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कौन सा होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान। तो यहाँ पे हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण जो है कि इसके द्वारा ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संबंधी जो विकास होते हैं वो बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो है विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है, ठीक है बच्चा। आज आगे नेक्स्ट अगला कह रहा है यहाँ पे, डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतक माना जाता है डैश को, तो मतलब शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कह रहा है कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कह रहा है यहाँ पे कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ठीक, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ पे संकेतक माना जाता है, किसे माना जाता है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर लगाइए, आप बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, अभिप्रेरित शिक्षा का एक संकेतक माना जाता है, ठीक, अभिप्रेरक जो है संकेतक माना जाता है, जो है यही होगा, प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतक माना जाता है, क्योंकि इसका क्या उद्देश्य होता है, जैसे कि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, ठीक है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि जो वह अप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों में प्रयोग लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर लगा लो। आ जाओ आगे, फिर कहता है यहाँ पे, फिर कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा बुद्धिमान लक्षण नहीं है बच्चे का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो लग रहा है, तो ये तो है आंसर, तो मतलब कि ये तो है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये तो सही है, और ये है रटने की क्षमता, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आ जाओ आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पियाजे, इसका आंसर हो जाएगा पियाजे, ठीक है। तो आंसर लगा लो, फिर आ जाओ आगे नेक्स्ट,
थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ठीक। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उसके, यहाँ पे क्या होता है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यार बच्चों, आ जाओ आगे। यहाँ पे इसका आंसर लगा लो, फिर आ जाओ आगे फटाक से। आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा, इसका संबंध किससे है। तो यह हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर कह रहा है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर जो है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे आ जाओ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या व शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर बताइए किसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्य जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करें नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे क्योंकि आप ना कि डिटेल पढ़ने आए हैं बल्कि आप पेपर सॉल्व करने आए हैं। ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में कह रहा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर कह रहा है ऑप्शन डी में कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे एक बच्चा अतीत का समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम से होता है, या फिर सीखने की प्रक्रिया के अभिवृत्ति नियम से होता है, या यहाँ पे आ गया, आ जाओ 2 ऑप्शन नीचे